नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज हमारे साथ बातचीत के लिए विशेष मेहमान हैं उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है सर नमस्ते आपका। आस्था जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, केदारनाथ सीट आप जीत गए। धन्यवाद। और केदारनाथ की जनता का भी हमने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि वो देवभूमि है और देवभूमि का स्वरूप देवभूमि के रूप में बनाए रखने में हमारी सरकार का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी का केदारनाथ जी के प्रति जो भाव है वो वहाँ की जनता ने मतदान में प्रकट किया है। और मैं कह सकता हूँ केदारनाथ में जिस प्रकार यात्रा बढ़ रही है इस जीत के बाद, और प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से हम इस यात्रा को बढ़ाएंगे। लेकिन सर, जब इस सीट पर चुनाव हो रहा था तो हमने देखा कि एक समय ऐसा था कि जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नंबर 1 बन गए थे, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और एक्चुअल रिजल्ट में भाजपा जीती ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस और इंडिपेंडेंट को भी अच्छा खासा वोट शेयर मिला है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी बीजेपी को। देखिए, नहीं, उत्तराखंड में और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ जो मतदान प्रतिशत जिस रूप में हुआ है 5,600 से बड़ी जीत मानी जाती है। छोटे हमारे यहाँ लगभग 1 लाख से कम की लोग विधानसभाएं होती हैं और अच्छा मार्जिन मैं कह सकता हूँ वहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि किसी बूथ पर केवल एक एक राउंड के एक बूथ के कारण हम एक जगह जरूर पीछे हुए, लेकिन लगभग 14 राउंड की गिनती थी। 13 राउंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर जीतती चली गई और उसका परिणाम रहा कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से मैं कह सकता हूँ सीट को हम लोगों ने जीता है। हरीश रावत जी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने केदारनाथ का चुनाव पैसा, शराब और पुलिस जिहाद के बल पर जीता है। देखिए, जब हार होती है तो जब बिना मुद्दे के कांग्रेस जब राजनीति करती है तो इस प्रकार के प्रश्न खड़े करना स्वयं काम था। कांग्रेस ने शुरू से ही केदारनाथ के अंदर जो माहौल खड़ा करने का प्रयास किया, खास तौर पर केदारनाथ के जो धार्मिक स्वरूप है उसके बारे में प्रश्न खड़े किए, केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब विषयों को जो जनता ने नकार दिया तो बौखलाहट में कम से कम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और शांतिपूर्ण वहाँ पर मतदान हुआ और उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया। हमने शुरू से ही उस सीट पर मातृशक्ति को टिकट दिए, चाहे 2002 का चुनाव, उसके बाद के लगातार चुनाव में हमने वो मातृशक्ति को सम्मान दिया और वहाँ की जनता ने भी हर बार मातृशक्ति विजयी बनाया है। और हमारी जो वहाँ की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी वो पूर्व में 2 बार विधायक रही हैं, इसलिए ये कहना कि हमने किसी और चीज़ों का प्रयोग किया तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के तो सारे पूर्व मुख्यमंत्री लगातार वहाँ चुनाव के प्रचार में लगे रहे। और हमारे तो मुख्यमंत्री लास्ट के 3 दिन हमने उनसे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रचार में, हमारा तो संगठनात्मक ढांचा वहाँ इस रूप में था कि नीचे तक के कार्यकर्ताओं ने जो लगन मेहनत से काम किया। प्रेशर तो बीजेपी पर रहा। आप लोग अयोध्या हारे, बद्रीनाथ सीट हारे, अब केदारनाथ सीट पर सबकी इसीलिए निगाह थी क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा था 2 बड़े धाम में तो बीजेपी साफ हो गई। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अयोध्या जो है, अयोध्या विधानसभा बीजेपी नहीं हारी है। अयोध्या लोकसभा के नाम से अयोध्या, ठीक है, एक पक्ष हो सकता है उसको हम हमारी जो संगठन है उसको चिंता करेगा किस कारण रहे, लेकिन अयोध्या हम लोग जीते। और मैं शुरू से कांग्रेस को लोगों को कहता था कि बद्रीनाथ के अंदर उनके विधायक ने कांग्रेस छोड़ी थी और वो सीट कांग्रेस के विधायक की थी, उन्होंने अपनी सीट बचाई है, तो उसमें बहुत उत्साहित होने की अवस्था नहीं थी। और केदारनाथ की क्योंकि हमारी अपनी प्रभावशाली सीट हो रही है और हम शुरू से मैंने इस बात को कहा था कांग्रेस को अधिक उत्साहित होने की अवस्था नहीं है। उनको उन कारणों की भी जांच करनी चाहिए कि कांग्रेस के विधायक ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी और क्या गारंटी कि आज जो विधायक बद्रीनाथ से बने वो कांग्रेस में बने रहे। उन कारणों में जाने के बजाय केवल ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ हार गई है, अयोध्या हार गई है, उससे एक परसेप्शन की लड़ाई। हाँ, उन्होंने एक अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से ऐसा उत्साह देने का प्रयास किया, लेकिन जनता इसी को समझती थी। और केदारनाथ की जो यात्रा को जो प्रभावी रूप से हमारी सरकार ने वहाँ चलाया है और हर यात्री सुरक्षित यात्रा वहाँ कर रहा है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों इस प्रकार वहाँ यात्रा बढ़ी है, वहाँ का स्थानीय कारोबार बढ़ा है। हमने हवाई यात्रा के माध्यम से यात्रियों को पहुँचाया है, तो सबका एक लाभ वहाँ के जनादेश के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। और अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो धामी सरकार में जो 4 मंत्री पद खाली पड़े हैं, क्या उनको भरने की कोई संभावना है? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री धामी जी अभी दिल्ली आए हुए थे, केंद्र नेतृत्व से उनकी बातचीत हुई है। बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो 4 मंत्री पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। इसके साथ साथ दायित्वधारी भी सरकार द्वारा नामित होने हैं, उसकी सूची बहुत जल्दी निकलेगी और कल परसों हम लोग बैठने वाले हैं। एक मैं कह सकता हूँ कि अब क्योंकि चुनाव के कारण बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हम उस गति को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा संगठन के भी चुनाव चल रहे हैं और आप अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं। क्या आप एक और कार्यकाल चाहते हैं? ये देखिए, व्यक्ति के चाहने से इस दल में कुछ प्राप्त होता नहीं है। संगठन जिस योग्य कार्यकर्ता को समझता है वो काम हम सब लोग करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि
जो पार्टी ने मेरे को अध्यक्ष रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल दिया है और मैंने उस कार्यकाल को श्रद्धापूर्वक जिस प्रकार से पार्टी की सारी गतिविधियों में सहयोग लिया और अच्छी तरीके चाहे हरिद्वार का पंचायत चुनाव रहा हो, उससे बाद के सारे लगभग 5 बाई इलेक्शन हुए। आपको एक और टर्म देती है तो आप हाँ नहीं, करेंगे? पार्टी अगर कोई दायित्व देती है उसको ना करने का प्रश्न खड़ा होता नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसमें भी उस जो सफलता उत्तराखंड राज्य के अंदर पार्टी को प्राप्त हो रही है हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है और सबसे अहम बात, आप विपक्ष को कहाँ रखते हैं? देखिए, नगर निकाय का चुनाव लगातार किसी भी दिन उसकी घोषणा हो सकती है और हमने उसके लिए एक रणनीति भी बनाई है। हमने अभी अपने प्रयोक्षक बना दिए हैं जो प्रयोक्षक हमारे क्षेत्रों में जाकर उसकी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ अभी हमारे द्वारा वहाँ के संबंधित विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई है और हमने एक पैनल उसमें बनाया और जन सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। पिछली बार भी 8 में से 5 नगर निगम भाजपा ने जीते, आज वो संख्या 11 हो चुकी है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इस बार 11 के 11 नगर निगम और सारी पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनेंगे और उसका एक वातावरण हमको केदारनाथ सीट से मिला है। उससे पहले अभी महाराष्ट्र का जो परिणाम आया उसका भी हम कार्यकर्ताओं को उत्साह है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो महाराष्ट्र राजस्थान से ही सब लोग आए हुए, एक कालखंड में सब लोगों का आगमन हुआ, तो जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम नगर निगम में भी प्रथम लहराएंगे। उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की मांग हो रही है, सीएम धामी इस पर बात कर चुके हैं, तो कब तक इस तरह का कानून लाया जा सकता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। उसमें भू कानून भी एक बड़ा विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि भू कानून को भी उत्तराखंड के दृष्टिकोण से जो उत्तराखंड राज्य के विकास को भी अवरुद्ध न करे और उत्तराखंड के अंदर उद्यम भी आए और उस आधार पर भू कानून को एक स्वरूप देने वाले हैं। उसकी जो रिपोर्ट है, नियमावली, वो आ चुकी है, बहुत जल्द उसका इम्प्लीमेंट होगा और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक का उत्तराखंड के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा भू कानून पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हम लोग लाने वाले हैं। इससे पहले भी राज्य के कुछ खास बातें बताइए। देखिए, मुख्य रूप से 2 पक्ष हैं, एक तो पहाड़ी पक्ष है, एक मैदानी पक्ष है। हमारा सीमित भूखंड होता है, मैदानी क्षेत्र के उद्यम भी आने हैं, उद्यम के लिए क्या नीति बनेगी वो अलग प्रकार की बनेंगे, परंतु क्षेत्रों के अंदर हमने जो वहाँ की जड़ी बूटी से जुड़ा विषय है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्यम से जुड़ा विषय है और इसके अलावा अपना जो जैविक खेती से जुड़ा विषय है उसके लिए कोई उद्यम आते हैं, मशरूम से जुड़ा विषय है, इसके संदर्भ में उद्यम आते हैं, उन उद्यमों के लिए अलग प्रकार की नीति होगी, उनको कितनी भूमि दी जाएगी अलग पक्ष होता है और हमने मुख्य रूप से रहता है कि उसमें किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी हो, वो इस रूप का एक स्वरूप हम इस कानून में देने वाले हैं और मैं कह सकता हूँ कि विकास भी ना रुके और हमारा क्योंकि सीमित भूभाग सीमा से लगा मतलब बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएगा या उसके लिए कुछ और नियमावली है? देखिए, भारतवर्ष का कोई व्यक्ति बाहरी नहीं होता है, आखिर उत्तराखंड के लोग तो भारतवर्ष के ऐसा कोई शहर नहीं जाना हो, लेकिन उसकी सीमाएं तो होती है। उद्यम के लिए भूमि मिलाने एक पक्ष होता है और हिमाचल के अंदर शुरू से इस बात को देखा गया है कि उद्यम स्थापित हो, स्थानीय बेरोजगारों के साथ उसकी पार्टनरशिप हो, उस आधार पर उद्यम खड़े होते हैं, उसको कहीं रोका नहीं जाएगा, इस प्रकार का पक्ष रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि जिस उद्यम की दृष्टि से ज़मीन सरकार अलॉट करती है और आप वो उद्यम नहीं लगा रहे तो सरकार को अधिकार है उस भूमि को अधिग्रहण करने का और आजकल हमारी सरकार ने उसको प्रारंभ भी कर दिया है। बहुत सी ऐसे उद्यमी थे जिन्होंने उनसे वापस लेना शुरू कर दिया है। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना, लेकिन अभी यूसीसी पर अधिकारियों की ट्रेनिंग होनी है, तो धरातल पर यूसीसी का असर कब तक दिखेगा? देखिए, जब कोई कानून आता है तो उस कानून को के क्रियान्वयन के लिए बहुत प्रकार की जानकारी जुटानी होती है, उसका इम्प्लीमेंट किस रूप में इसका प्रयास किया जाता है और मुझे कहते हुए मुझे खुशी भी है कि भारत के संविधान में जो विषय था कि एक अवसर आना चाहिए कि देश के अंदर समान नागरिकता संहिता लागू हो और क्योंकि देवभूमि से ये नज़ीर पेश हुई है, पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी सरकार ने यूसीसी को लागू किया है और अब क्योंकि उसका इम्प्लीमेंट होना है और इम्प्लीमेंट के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। उसकी 2 बैठकें हो चुकी है, 1-2 बैठकों के बाद उसका विधिवत इम्प्लीमेंट हो जाएगा और
ये एक नज़ीर बनेगा अनेकों राज्यों के लिए। और जैसे सुनने में आ रहा है बहुत से राज्य अब यूसीसी का उस ड्राफ्ट को जो उत्तराखंड में बना है उसको मंगा रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे एक नज़ीर पेश होगी पूरे भारतवर्ष के अंदर। देवभूमि के अंदर अवैध मज़ारों और मस्जिदों को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर बहुत सा विरोध भी हुआ है, विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाया है, तो इसको लेकर क्या रणनीति आपकी है? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें चाहे लैंड जिहाद का विषय रहा हो, और जिस प्रकार से ये भूमि का अधिग्रहण कब्जा करने का जो कुछ चक्र था, मैं शुरू से कहता हूँ उत्तराखंड में पौराणिक समय से अनेकों मुस्लिम बंधु रहते हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसे मुस्लिम बंधुओं का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक विशेषकार षड्यंत्रकारी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर और एक मैं कहता हूँ षड्यंत्र के तहत इस काम को बढ़ा रहे थे। लेकिन हम तत्काल उस कानून को लाए हैं, जब धर्मांतरण का कानून भी है, लव जिहाद का कानून भी है, और ये जो भूमि अधिग्रहण का कानून था उसको हमने लागू किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक अपील भी की है जो वहाँ के स्थानीय जो मुसलमान, उनसे मैंने कहा भी है कि आप इस प्रकार के लोगों से बचें। इसके कारण वहाँ सांप्रदायिक माहौल खड़ा होता है और देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अगर जो उत्तराखंड देवभूमि के अंदर बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, उससे उत्तराखंड का मुस्लिम समुदाय का कारोबार भी उससे लाभान्वित होता है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं उसको जहाँ जनता विरोध करती है, आप धीरे धीरे इन सब विषयों को सरकार ने निकालना प्रारंभ किया। ऐसे अनेकों लोग जेलों के अंदर हैं, गरीब परिवार की बहू बेटियों को जिस प्रकार अपहरण करके धर्मांतर किया जा रहा था उसके लिए कानून बना, और धीरे धीरे इसमें अंकुश लगने का काम हुआ है। क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा थी, ये लंबे समय से सब कुछ चल रहा था। अब कड़ाई के बाद इसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी ने उस स्वरूप को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बहुत बवाल हुआ, इसमें मुस्लिम पक्ष की अलग राय है, हिंदू पक्ष की अलग राय है, आपको उसका क्या हल दिखाई देगा? देखिए, मसूरी ही नहीं, उत्तरकाशी नहीं, अनेकों राज्यों के उत्तराखंड ऐसी देवभूमि है जहाँ मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं। हम सब धर्मों को मानने वाले राज्य के रूप में मानते हैं, और उत्तराखंड राज्य एक नज़ीर के रूप में पूरे देश के अंदर। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, इस बात को मुस्लिम समुदाय भी समझता है, क्रिश्चियन समुदाय भी समझता है, और जब हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है सिख समुदाय को इस बात का पता है। देवभूमि का जब हम विषय लेते हैं तो उसकी एक संस्कृति है, उसका एक स्वरूप है। जब किसी स्थान पर जबरन भूमि अधिग्रहण करके मस्जिद या मजारें बनाई जाती हैं, या कहीं पर चर्च उस रूप में दिखाई देता है, तब भी उठता है ना कि जब इन सब पर अतिक्रमण किया जा रहा था, कब्जा किया जा रहा था, तो ये गलती तो प्रशासन की। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं बता रहा हूँ, दलील आती है जब इस तरह के बवाल जब ऐसे विषय आते निकल के आता है, और जब उसकी जांच होती है, जब कहीं से आपत्ति आती है तो उसकी जांचें भी चलती हैं। और जब इस विषय का स्वरूप निकल कर आता है तो वहीं तो नहीं, उत्तराखंड ही क्यों है, हिमाचल के अंदर ये विषय हमने देखने को प्राप्त हुआ है। आखिर एक सीमा होती है, आपने जितनी जमीन सो, लेकिन आप अगर केवल अतिक्रमण करते हुए और केवल धर्म के नाम अतिक्रमण करेंगे तो उसका विरोध फिर होगा, उससे दूसरे को कष्ट होता है, दूसरे की जिसकी ज़मीन कब्जा में की जाती है उसको कष्ट होता है, उसके स्वरूप को बिगाड़ने का जो काम करते हैं क्षेत्र को विशेष का, उससे कष्ट होता है, उसका कारण विरोध होता है। जब विरोध होता है तो सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि चाहे उत्तरकाशी का विषय हो, चाहे नंदानगर घाट का विषय हो, नंदागढ़ क्षेत्र चमोली जब इस प्रकार के हथकंडे वहाँ अपनाए जा रहे थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूरी तरह एक टीम है जो षड्यंत्र को उत्तराखंड के अंदर स्थापित करना चाहती है, और उसका हम विरोध करते हैं। ये कौन है ये टीम, और क्या इसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग भी है, कोई पॉलिटिकल कवर भी है? देखिए, मैं अभी इस रूप में इतना ही कह सकता हूँ कि ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे सभी धार्मिक स्थलों को इस प्रकार से विवादित करने का काम करते हैं, और आज एक कालांतर से इस प्रकार का एक तंत्र एक समुदाय विशेष के अंदर है। और जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ निर्माण होती हैं, तो हमने कहा ना, उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते हैं, लेकिन वो उत्तराखंड की बोली भाषा बोलते हैं, हमारे पूजा पद्धति में उनकी सहभागिता होती है। लेकिन कुछ समय से ये प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास जो उत्तराखंड के अंदर हुआ है, उसका विरोध वहाँ की जनता भी करती है। अब क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया, धीरे धीरे उसको हम कंट्रोल करेंगे। संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, और संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये हंगामा किसी रणनीति के तहत हो रहा है? देखिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद के अंदर जो विषय उठने चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे विपक्ष बचता है, और हर विषय को उठाने का अपने नियमावली होती है, उसकी एक गाइडलाइन के आधार पर अपने प्रश्न खड़े करने पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग, मैं पिछले 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, सदन के अंदर एक विषय पर
बिना चर्चा के हल्ला मचाना प्रारंभ करते हैं और हल्ला इस कदर बढ़ता है कि सभापति महोदय को फिर सदन को टालना पड़ता है। आखिरकार उसके नियमावली के तहत आप किसी नियम के तहत चीज़ों को लाएंगे, उसमें चर्चा सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। और जिस प्रकार का माहौल एक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, उन माहौलों पर भी एक प्रकार से एक आक्रोश जनता के बीच में, और कांग्रेस और सभी विपक्षी दल से मेरा व्यक्तिगत आग्रह भी है कि अनेकों मुद्दे हैं, आपके पास प्रश्नकाल है, आपके पास चर्चा के विषय होते हैं, उन विषयों पर अपने विषय को बोल सकते हैं, सरकार उसके लिए जवाब देने को तैयार है। लेकिन जवाब सुनना नहीं और विरोध करते हुए सदन के समय को खराब करना है और जनता का जो पैसा इस सारे तंत्र में लगता है उस पर अनावश्यक हानि होती है। यूपी के संभल में जो हिंसा हुई उसमें 4 मुस्लिम लड़कों की मौत हुई। अब इसे लेकर मुद्दा बढ़ गया है, विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार इस पर संसद में चर्चा करे। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है और क्या सरकार तैयार है चर्चा के लिए? देखिए, न्यायालय जब किसी काम के लिए बोलता है तो प्रशासन इकाई का उत्तरदायित्व होता है कि सर्वे करना है। और जब वहाँ सर्वे चल रहा था तो आखिर वो कौन तत्व होता है, किनके द्वारा इस प्रकार की स्थिति निर्माण की गई है। और 4 लोगों की मृत्यु के पीछे जो आप ही के चैनल को चैनल पर हम देखते हैं जिस प्रकार से वहाँ गोलियाँ चलाई गई, तो एक प्रकार से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हुआ है। और हम तो कहते हैं चर्चा हो, आखिरकार केवल सरकार पूरी तरह तैयार है, सदन के अंदर चर्चा के तैयार है, लेकिन चर्चा से बचना चाहता है विपक्ष। और मैं कह सकता हूँ कि आखिरकार एक दल विशेष के लोग क्यों तुष्टिकरण की चर्चा क्यों करते, तुष्टिकरण की राजनीति का जो माहौल बनाया जाता है उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भुगत लिया है। आज 9 में से 7 जब एमएलए बीजेपी के वहाँ जीत कर आते हैं तो उससे सबका लेना चाहिए, सबका को हम किस दिशा की ओर अपने को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की शक्तियाँ जो विदेशों द्वारा वित्त पोषित होती हैं उनको जिस प्रकार से इस प्रकार के हथकंडे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और मैं कहता हूँ योगी जी के शासन में इस प्रकार के हथकंडों करने वाले लोग सलाखों के अंदर होंगे और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की तरफ से कड़ा विरोध जताया जा रहा है, तो क्या सरकार इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष को भरोसे मिलेगी? देखिए, चर्चा के लिए बातचीत हो रही है, केवल विपक्षी नहीं, आम जनमानस से उसमें सुझाव मांगे गए हैं। और क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार के विषय निकल कर आए हैं कि वक्फ बोर्ड ने किस प्रकार से ज़मीनों पर कब्जा किया है, जो और सबसे बड़ी बात है कि उन ज़मीनों कब्जे की जो रिपोर्टें हैं वो उसी समुदाय के लोगों ने की हैं। जिनकी ज़मीनें घेरी गई, जिनमें कब्जा किया गया, वो ज़मीनें अंततः उनका जब चीज़ें निकल कर आती हैं तो सारी ज़मीनें मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। और एक पक्ष उसको हड़पना चाहता है, दूसरा पक्ष उससे मुक्ति चाहता है। तो अगर ये विधेयक के रूप में कानून सदन के अंदर आ रहा है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि विपक्ष को इसको बहुत गंभीर से विचार करना चाहिए। देश के अंदर आज अगर एक समुदाय विशेष को ये छूट मिलती है तो कल इस प्रकार की स्थिति निर्माण होंगी, कल मठ मंदिर हैं, बाकी सब जगह इस प्रकार के कब्जे का माहौल बनेगा तो हर जगह डिमांड्स खड़ी होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कानून जो मोदी जी सरकार ला रहे हैं उस पर कांग्रेस के लोगों को, सभी लोगों को विचार करना चाहिए और तुष्टिकरण से बचना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ रखना चाहूँगी, यूपी के उपचुनाव हुए उसमें माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, धीरे धीरे अब जनता विकास के नाम पर वोट देने लगी है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं ली हैं, वो लोग अब आंखों से देख रहे हैं। और जब कोई विकास आंखों से दिखाई देता है, पहले तो भाषणों में विकास होता था, जब कोई भी आंखों से दिखाए तो फिर वो मतदान होता। धीरे धीरे पहले अच्छा बोलने वाला नेता बनता था, फिर जाति का समय आया, अर्थतंत्र भी राजनीति में बहुत चलने लगा, लेकिन अब विकास चल रहा है। और जब विकास चल रहा है तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो इस देश के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, मोदी जी खड़े हैं। और उसका दृश्य हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर देखा है। बटोगे तो कटोगे का नारा हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक हिट रहा, आपकी क्या राय है? नहीं, क्योंकि नारे में क्या आपत्ति है? देश एक है, देश के प्रति प्रेम का भाव रखने वालों को बंटना नहीं चाहिए। अब उसको तुष्टिकरण के नज़रिए से समाजवादी पार्टी एक समुदाय विशेष जोड़ती है तो उनकी गलती है। मोदी जी हों, योगी जी हों, उन्होंने इसको नकारात्मक, हाँ मैं बता, नकारात्मक स्वाभाविक रूप से हम तो जुड़ेंगे जीतेंगे की बात कर रहे हैं, आप बांटने काटने भाई देखिए, देश के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों को बंटना नहीं चाहिए, एकाग्र भाव से रहना चाहिए। जिस प्रकार से देश के अंदर जाति धर्म के आधार पर गणनाओं की बात करके जिस प्रकार देश को विभक्त करने के देश के अंदर एक नया षड्यंत्र कुछ तत्वों द्वारा प्रारंभ किया जा रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में मोदी योगी जी का ये नारा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और उसका समर्थन मुस्लिम बंधुओं ने भी कर दिया है।
अनेकों स्थान पर अनेकों मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदान कर सिद्ध कर दिया है कि हम भी देश के साथ खड़े हैं, देश की के प्रेम के प्रति हमारा भाव है और हम बटेंगे ना एक साथ खड़े दिखाई देंगे। और अंत में एक सवाल, अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा में होंगी, कितनी बड़ी चुनौती मानते होंगे? नहीं ठीक है, अब तो खानदान पूरा आ गया है, सोनिया जी आ गए हैं, राहुल जी आ गए हैं, प्रियंका जी आ गए हैं। इसकी चिंता कांग्रेस के लोगों को करनी पड़ेगी कि इन तीन को झेलना है, नए कार्यकर्ता के बारे में कुछ विचार करना है। अभी कुछ दिनों बाद वडेरा जी भी आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिना पार्लियामेंट में, लेकिन उनकी पार्लियामेंट के अंदर उनके काम करने की पद्धति क्या है, उनके सदन में आने से उस क्षेत्र के विकास की के अंदर क्या गति मिलती है। आखिर राहुल जी ने जो है अपनी लोकसभा छोड़ी है, दूसरी लोकसभा पकड़ा है और उन क्षेत्रों को पकड़ते हैं जिन क्षेत्रों के अंदर उनको लगता है कि वहाँ एक प्रकार से सामाजिक समीकरण उनके अनुकूल है, लेकिन सेफ सीट है। और अपने द्वारा जब उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता, बाद में वही जनता उनको नकारती है। हम देखना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर अभी वडेरा जी भी हैं, हम चाहेंगे वो भी पार्लियामेंट में आ जाए। चारों लोगों की आके भी मोदी जी का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भट्ट जी, आप हमारे बीच में आए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।